नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले हम नेशनल न्यूज की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज आई है जिसका शीर्षक है अरुणाचल प्रदेश गेट फर्स्ट फॉर्मल इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम स्कूल। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत का पहला फॉर्मल इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम स्कूल खोला गया है। आइए देख लेते हैं कि इस न्यूज़ में जो है हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो यहाँ पर जो है पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के द्वारा जो है इस स्कूल का जो है उद्घाटन किया गया और कहाँ पर, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर जो है सेकेंड पॉइंट इस स्कूल के नाम को बता रहा है। और आइए देख लेते हैं कि स्कूल का नाम क्या है। यहाँ पर कहा गया है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कूल कॉल्ड नयूब नौगम येरको। और यहाँ पर जो है इट वॉज इनोग्रेटेड एट रंग विलेज नियर सेप्पा। तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं एग्जाम से रिलेटेड। पहला तो स्कूल का नाम, दूसरा कि किस विलेज में जो है इसे खोला गया। तो यहाँ पर याद रखना रंग विलेज नियर सेप्पा। ठीक है, तो स्टेट का नाम भी आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको याद रखना है और विलेज का नाम भी आप अगर याद रख सकते हैं तो जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की तरफ जिसका शीर्षक है डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेट्स न्यू एडवांस हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपिक फैसिलिटी एट नवी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस न्यूज में हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर हम पहले पॉइंट पर ध्यान रखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेट्स द न्यू एडवांस हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपिक फैसिलिटी एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, नवी। ठीक है, तो याद रखेगा इसका फुल फॉर्म, नवी का फुल फॉर्म जो कि क्या है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इसके अलावा ही अनविल द 4-स्टार गृह सर्टिफिकेशन ऑफ सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग लैब। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस लैब का भी उद्घाटन किया गया और कहाँ पर किया गया, मोहाली इन पंजाब। तो यहाँ पर आपको स्टेट का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जो दोनों फैसिलिटीज हैं वो जो है पंजाब में एस्टेब्लिश की गई हैं। यहाँ पर जो है नवी एंड CIAB आर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है CIAB, जिसको फुल फॉर्म क्या है आपका, सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, और दूसरा है नवी जिसका मैंने फुल फॉर्म आपको क्या बताया, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, पंजाब में हैं, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, इसे भी आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ जिसका शीर्षक है PM नरेंद्र मोदी टू लॉन्च जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कैंपेन जो है आज शुरू होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 22 मार्च है और 22 मार्च को जो है हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इस पर भी मैं आपसे बातें करूंगा आगे के स्लाइड्स में, लेकिन सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आज के दिन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जल शक्ति अभियान जो है शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 22 मार्च टू 30 नवंबर। यानी कि इसकी शुरुआत जो है 22 मार्च से हो रही है और ये जो है 30 नवंबर तक चलेगा। यानी कि मानसून से पहले इसकी शुरुआत हो रही है और मानसून खत्म होने तक जो है हम क्या करेंगे, इसको चलाएंगे। और आप इसका अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका नाम क्या है, कैच द रेन कैंपेन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक कैंपेन शुरू किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज आई है, इंडिया पाक चाइना टू पार्टिसिपेट इन SCO ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज दिस ईयर। यानी कि भारत, पाकिस्तान और चाइना के द्वारा जो है SCO की जो ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज हो रही है, जो कि इसी साल होने वाले, उसमें क्या किया जाएगा, पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने की जरूरत है। और यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि द डिसीजन टू होल्ड ज्वाइंट एक्सरसाइज, इसका नाम क्या रखा गया है,
पाबी एंटी टेरर 2021। ठीक है, तो नाम याद रखना कि ये जो एक्सरसाइज होगा, ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया है, पाबी एंटी टेरर 2021। और इसका जो अनाउंसमेंट जो है कब किया गया, 36th मीटिंग ऑफ द काउंसिल एट रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रैट्स, हेल्ड इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। यहां पर जो है रैट्स जो है इसके फुल फॉर्म को आप याद रखेंगे, जिसका फुल फॉर्म क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दे देता हूं कि ये जो रैट्स है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ताशकंद में है। और ये क्या है, परमानेंट ऑर्गन ऑफ द एससीओ है, विच सर्व टू प्रमोट कोऑपरेशन ऑफ मेंबर स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेशन एंड एक्सट्रीमिज्म। तो याद रखिएगा जो रैट्स, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताया, उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ताशकंद में है। तो यहाँ पर जो है रैट्स का काम क्या है, तो मेंबर स्टेट्स के बीच में जो है कोऑपरेशन को बढ़ाना, किसको लेकर के, टेररिज्म, सेपरिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म को लेकर के। ठीक है, यहां पर अगर आप इश्यू की बातें करें तो जो संघाई कॉरपोरेशन है उसके जो है पहले 6 मेंबर हुआ करते थे, और वो कौन कौन थे, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और यहां पर जो है इंडिया और पाकिस्तान को जो है 2017 में क्या किया गया, ऐड किया गया। तो याद रखिएगा, बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान को जो है एससीओ में, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन में जो है कब ऐड किया गया। तो याद रखना है ईयर क्या है, 2017। ठीक है, और पहले इसके कितने मेंबर थे, 6, और जब 2 ऐड हो गए तो कितने हो गए, 8। तो याद रखना है कि एससीओ में जो है टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है, तो 8 है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, आइए उसे भी देख लेते हैं, जिसका शीर्षक है चाइना हैज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री और इंडिया एट 4th प्लेस मिलिट्री डायरेक्ट स्टडी। तो यहां पर जो है एक डिफेंस वेबसाइट जिसका नाम है मिलिट्री डायरेक्ट्स, उसके द्वारा जो एक सर्वे किया गया है, यहां पर कहा गया है कि चाइना जो है दुनिया का सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स है। और यहां पर जो है भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो 4th प्लेस। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इस न्यूज से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। यहां पर जो है मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, चाइना, और यहां पर सेकंड पोजीशन पे दिया गया है यूएसए को स्थान। इसके अलावा जो है थर्ड पोजीशन पे कौन है, तो रसिया, और 4th पे इंडिया, और यहां पर 5th पोजीशन दिया गया है फ्रांस को। आपको याद होना चाहिए कि यूएसए जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस के ऊपर क्या करता है, खर्चा करता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, दूसरे स्थान पर है। आइए अब हम बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज को देख लेते हैं। यहां पर एक न्यूज आई है जिसका शीर्षक है आधार नॉट मैंडेटरी फॉर जीवन प्रमाण, संदेश ऐप एंड अटेंडेंस सिस्टम। तो यहां पर जो है एक बार फिर से जो है आधार से रिलेटेड एक न्यूज है, आइए देख लेते हैं इस न्यूज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहां पर जो है पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आधार इज नो लॉन्गर मैंडेटरी फॉर पेंशनर टू गेट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण, that is required to collect their pension according to the new rule notified by the government। ठीक है, तो यहां पर यह साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर आपको पेंशन कलेक्ट करना है और उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है, लाइफ सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र, तो उसको जो है आपको डिजिटल बनवाने के लिए जो है आधार की जरूरत नहीं होगी। यानी कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए आपको जो है आधार अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसे बनवा सकते हैं। यहां पर यह भी कहा गया है द गवर्नमेंट हैज आल्सो मेड आधार वेरिफिकेशन वॉलंटरी फॉर इट्स इंस्टेंट मैसेजिंग सोल्यूशन संदेश एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट एट पब्लिक ऑफिसेस अंडर द आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस। तो याद रखिएगा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो भारत सरकार के द्वारा जो है इंस्टेंट मैसेजिंग सोल्यूशन निकाला गया था जिसका नाम क्या है, संदेश, वहां पर भी जो है अब आधार का जो है वेरिफिकेशन वॉलंटरी होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चेंजेस किए गए हैं सरकार के द्वारा, जिसे कि आपको क्या रखना है, याद रखना है। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज को देख लेते हैं, और यहां पर पहला न्यूज है कि नेशनल पारा एथलेटिक्स फ्रॉम मार्च 24। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज एक निकल करके आई है, और यहां पे कहा गया है कि द 19th नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु फ्रॉम मार्च 24 to 27। यानी कि जो 19वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो कहां पर होगी, आपकी बेंगलुरु में होगी, और उसका
डेट क्या होगा 24 मार्च से 27 मार्च तक। और यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले जो है ये कंपटीशन कहाँ पर होने वाला था, चेन्नई में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर इसे परमिशन नहीं दिया गया वहाँ की सरकार के द्वारा, और तब जाकर के इसे कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, तो बेंगलुरु में। ठीक है, तो याद रखना है 19th नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप वो कहाँ पे होने वाला है, तो बेंगलुरु में। और डेट याद रखना है 24 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक। आइए देख लेते हैं एक और न्यूज़ को, और न्यूज़ क्या है, अ डे टू रिमेंबर फॉर गनमत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गनमत सेखो ने जो है रविवार को जो है शूटिंग विश्व कप में जो है स्कीट पदक जीता है। और यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट जो है इसके इंपॉर्टेंस को बता रहा है, और वो क्या है कि इट वाज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप मेडल फॉर इंडिया इन वुमेन स्कीट। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और गनमत सेखो जो है वो भारत की पहला महिला बन गई हैं जिन्होंने जो है वर्ल्ड कप में जो है क्या किया है, वुमेन स्कीट में जो है पहला मेडल जीता है। आइए देख लेते हैं खेलों से जुड़े हुए तीसरे न्यूज को, और इसका शीर्षक है भवानी विंस 9th स्ट्रेट नेशनल सैब्र टाइटल। यहां पर जो है इनका नाम आपको मैंने पहले ही बताया था। यहां पर जो है तलवारबाजी में यानी कि सैब्र में जो है इन्होंने जो है क्या किया है, ओलंपिक में जो है जगह बनाई थी, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि भवानी देवी हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू सिक्योर एन ओलंपिक बर्थ वोन 9th सक्सेसिव इंडिविजुअल नेशनल सैब्र टाइटल हियर ऑन सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो है लगातार 9वीं बार क्या किया है, राष्ट्रीय कृपान खिताब को क्या किया है, जीता है। ठीक है ना, तो नेशनल सैब्र टाइटल को जो उन्होंने क्या किया है, लगातार 9वीं बार अपने नाम किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज 22 मार्च है, और 22 मार्च को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड वाटर डे के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आइए जान लेते हैं इस डे से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबरों को। यहां पर जो है इसका थीम मैंने आपको दे दिया है, और इस बार का थीम क्या है, वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस थीम से आपको समझ में आ रहा है कि पानी की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर उजागर किया गया है, और इसलिए इसका थीम क्या रखा गया है, वैल्यूइंग वाटर। यहाँ पर अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ए रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन दिसंबर 22, 1992 विच डिक्लेयर मार्च 22 एज ए वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, तो 1992 में जो है क्या किया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में क्या किया गया, स्थापित किया गया था। एंड दिस बिकम अ रियलिटी इन 1993 व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यहां से आपको एक जानकारी मिल रही है कि पहला जो है विश्व वाटर डे जो है वो कब मनाया गया था, 1993 में। ठीक है, तो यहां से इसी ईयर से इसकी क्या है, शुरुआत हुई है, और लगातार हम क्या कर रहे हैं, इसको मना रहे हैं। तो याद रखिएगा कि 1993 से क्या हुई है, इसकी शुरुआत हुई। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बातें कर लेते हैं। कल मैंने आपको 44th अमेंडमेंट के बारे में पढ़ाया था, और आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटी का। यहाँ पर मैं आपसे जो है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 को लेकर चर्चा करने वाला हूँ। एग्जाम में जो है इन दोनों आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों आर्टिकल्स को। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 74, जो कि क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो आइए देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातों को। यहां पर पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस। तो आपको सभी को पता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो खुद अपनी मर्जी से काम नहीं करते, उनको सलाह देने के लिए जो है क्या होती है, एक मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रधान कौन होता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री। यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर दूसरा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर इनटू एनी कोर्ट। यानी कि मंत्रियों द्वारा जो भी सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, उसकी जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। तो आपको याद रखना है कि ये जो है जुडिशियल रिव्यू से क्या है, बाहर है। आइए अब आर्टिकल 75 को देख लेते हैं, और इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं वो आपको किसी ना किसी एग्जाम में जो है दिख जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर जो है पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो दूसरे मंत्री हैं उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? तो हमारा देश का प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। तो आप सभी को पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का एक अधिकार होता है कि वह किस व्यक्ति को कौन सा मिनिस्ट्री देना चाहता है। तो यहाँ पर यह बात बहुत ही साफ है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और अदर मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आइए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीडेड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मंत्रियों की संख्या है वो क्या है? 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा से क्या हो सकती है? ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि आप 15% निकालेंगे किसकी? जो भी लोकसभा का स्ट्रेंथ है, और उसका 15% से जो है ज़्यादा जो है क्या नहीं हो सकता है? मंत्रियों की संख्या। तो अगर आप 542 का क्या निकालेंगे? 15%, तो जो भी आता है लगभग 80 से 82 के आसपास आएगा, और उससे ज़्यादा मंत्री आप नहीं रख सकते हैं। और याद रखिएगा कि दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। यानी कि पहले ये रोक नहीं लगाई गई थी, इसे जो है 91st अमेंडमेंट, याद रखिएगा बार बार, 91st अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया? 2003 में ऐड किया गया। आइए देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर दल बदल कानून के द्वारा जो है किसी भी इंसान को जो है पार्लियामेंट की सदस्य छीन ली गई अगर उससे, तो वहां पर जो है वह व्यक्ति जो है मंत्री बनने के भी योग्य नहीं रहता है। इसी बात को यहाँ पर क्लियर किया गया है। एक्चुअली में जो है इस प्रोविजन का मतलब ये है कि दल बदल करके जो लोग जाते हैं वो जो है जाते ही मंत्री ना बन पाए, इसी को यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई है। आइए देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4 को। और पॉइंट नंबर 4 क्या है? द मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक जो है कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? मिनिस्टर्स बना रह सकता है। एक्चुअली में डिसीजन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कौन निकालेंगे? प्रेसिडेंट। जिस तरीके से नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट किसके आधार पर करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के आधार पर करते हैं, उसके सलाह पर करते हैं। उसी तरीके से अगर किसी मिनिस्टर को हटाना है तो उसकी सलाह भी कौन देंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर ही देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन कौन निकालेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन नाम किसका होता है? प्रेसिडेंट का। और इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आइए देख लेते हैं पांचवें पॉइंट को। और पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आपको सरकार चलाना है तो आपको बहुमत कहाँ चाहिए? लोकसभा में चाहिए। और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्योंकि अगर आपके पास लोकसभा में बहुमत नहीं है और या फिर लोकसभा ने जो है अविश्वास प्रस्ताव को पास कर दिया, तो क्या होगा? पूरी की पूरी सरकार को क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो लोग क्या करते हैं? पार्लियामेंट आंसर मार करके आ जाते हैं, लेकिन मैंने आपको साफ साफ यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा। आइए देख लेते हैं अपने अगले पॉइंट को। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेसी टू ए मिनिस्टर। यानी कि मंत्रियों को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है, आइए देख लेते हैं। अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। देखिए, कोई व्यक्ति अगर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो भी वो क्या बन सकता है? मिनिस्टर तो बन सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर वह 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस में अगर मेंबर बन के नहीं आ पाता है तो यहाँ पर क्या करना होगा? उसे 6 महीने के बाद अपना इस्तीफा देना होगा। इस क्वेश्चन को जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि एक व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है
क्या वह मिनिस्टर बन सकता है? तो आपको याद रखना है कि वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन कितने समय के लिए? मात्र 6 मंथ के लिए, क्योंकि अगर 6 महीने के अंदर अगर वो पार्लियामेंट में एंट्री नहीं ले पाता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं अपने आखिरी पॉइंट को, और आखिरी पॉइंट क्या है कि द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि मंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में जो है सरकार को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के जो है बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। यहाँ पर पिक्चर साफ हो जाता है इनको लेकर के, और इसीलिए एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारे पॉइंट्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आइए अब आज के करंट अफेयर्स और फैक्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं, जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर डालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंड बाय हुम, यानी कि भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा और पार्लियामेंट। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट फॉर्मल इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम स्कूल इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि देश का जो है पहला औपचारिक स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल किस राज्य में खोला गया है? ठीक है, और आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड न्यू एडवांस हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपिक फैसिलिटी एट विच स्टेट, और आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फ्रॉम विच डे विल द जल शक्ति अभियान बी स्टार्टेड, यानी कि किस दिन से जो है जल शक्ति अभियान की शुरुआत की जा रही है? ठीक है, डिस्कशन किया है हमने इसके ऊपर, और आपके ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 26 मार्च। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और 5 है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। तो आपको जो है वर्ल्ड वाटर डे का क्या बताना है, थीम बताना है, जिसकी डिस्कशन मैंने आपसे अभी अभी किया है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर इंक्लूडेड इन SCO, यानी कि जो संघाई कॉरपोरेशन है उसमें जो है भारत और पाकिस्तान को जो है किस वर्ष ऐड किया गया था? और आपके ऑप्शन है 2016, 2017, 2010 एंड 2019। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 75, और पहला स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है द मिनिस्टर शेल होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट नंबर सी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और चौथा स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कैबिनेट विल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा। तो ये 4 के 4 हमारे क्या स्टेटमेंट हैं। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपके सामने आंसर आपको दिखने लगेगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि नेशनल पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी, यानी कि नेशनल पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है किस शहर में आयोजित होने वाला है? और आपके ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री का जो डेटा दिया गया है उसमें जो है भारत का रैंक कौन सा है। ऑप्शन है आपके 2, 3, 1 और 4। आइए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि रैट्स लोकेटेड। यानी कि जो मैंने आपको बात बताया था कि रैट्स को आपको क्या करना है, फुल फॉर्म भी याद रखना है और उसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन है ताशकंद, दिल्ली, जिनीवा एंड न्यूयॉर्क। तो ये सारे के सारे 10 क्वेश्चंस हमने इसी वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इन 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आज का करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।